जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ एक पर आपके लिए झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो इसमें हम बिहार आकलन परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए थे 2013 में पेडागोगी से पूछे गए प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित थे। यदि आप भी बिहार में आए हुए आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्रों को देखना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। सारे प्रश्न पत्र को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम डेली आपके लिए यहाँ पर जो है बिहार आकलन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? तो देखिए इसमें जो सबसे सटीक और सही आंसर है, अभी बच्चों का जो मूल्यांकन चलता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह सामान्य है या वह प्रतिभाशाली है। अगर बच्चा कक्षा में बराबर प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है? आप एक शिक्षक हैं तो आपसे यहाँ पर शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पूछा जाता है। इसका सही अर्थ है कि वह अधिक जिज्ञासु है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए लागू है। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो यहाँ पर ए है 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12। इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए बनाने के बाद आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, या जिस समय आपका क्लास चलता है उसमें कमेंट करते चलिएगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं या उसके आंसर देते चलिएगा। अगला है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? बच्चा जो है अपने सहपाठी के साथ झगड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे? आप बच्चों को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उससे परामर्श देंगे, और या आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। क्या आप करेंगे जब कोई बच्चा जो है अपने आपका जो है क्लास में क्या करता है, वो लड़ता झगड़ता है? तो देखिए एक शिक्षक को छोटे बालक को पढ़ाने के लिए अपने अध्यापन विषय पर अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर जो है आपको 4 का कि आप उसका जो है कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे। आप पता करेंगे कि किस कारण से बच्चा झगड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं मनोविज्ञान का। तो देखिए एक शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो सबसे पहला चीज आजकल देख रहे हैं कि जितना भी बीएड कोर्स होता है उसमें बाल मनोविज्ञान होता है और अध्यापन विषय। तो यहाँ पर देखिए अध्यापन विषय भी दे दिया है, इसलिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान दोनों ही चलेगा। लेकिन अगर अध्यापन विषय नहीं देता, अगर बाल मनोविज्ञान केवल रहता तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा को ही समझना शिक्षक का कर्तव्य है। इसलिए डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, या विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, या यहाँ पर बच्चे यथावत वही सीखते हैं? तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो होते हैं, बच्चे जो हैं अपना ज्ञान जो है स्वयं सृजित करते हैं। ठीक है, बच्चे अपना ज्ञान जो है स्वयं सृजित करते हैं, इसलिए इसका आंसर राइट जो है वो ये होगा। अगला प्रश्न है, परामर्श का उद्देश्य क्या है? परामर्श का मतलब क्या है आपको बताना है। परामर्श का उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं। बच्चे को समझाना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, या उपर्युक्त सभी। परामर्श का उद्देश्य क्या है आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखिए, परामर्श मात्र सलाह देना या कमियों का निराकरण नहीं है, बल्कि बालक का उसके वातावरण से सुसमायोजन भी कराना है। ठीक है, यानी इसमें बच्चों को समझना भी है, बच्चों की कमियों को पता भी करना है, समायोजन में सहायता प्रदान करना है, यानी इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? आपको हम बता दे रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम अभी दीजिएगा टीचर का तो एनसीएफ 2005 एक बार जरूर आता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
इसको देख लेना है आप लोगों को। अब देखिए, अच्छी वाह्य परीक्षा का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना, पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, क्या है इसका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 5 जो है, यहाँ पर कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ देखिए, इसमें रटने को महत्व प्रदान नहीं करता है। ठीक है, रटने को महत्व प्रदान नहीं करता है, सबसे पहला चीज़ यही सम्मिलित नहीं है, बाकी चीज़ों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। अगला है डिसलेक्सिया का संबंध क्या है। देखिए डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, ये एक प्रश्न आपको हमेशा आता है। तो डिसलेक्सिया का संबंध क्या है, मानसिक अक्षमता से, लेखन अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से या शारीरिक अक्षमता से। डिसलेक्सिया क्या है, तो देखिए डिसलेक्सिया जो है यहाँ पर बालक में पढ़ने की अक्षमता संबंधी दोष होता है। ठीक है, पढ़ने संबंधी अक्षमता होता है, तो इसका मेरा राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, डिसलेक्सिया का। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसका कोई फैक्टर नहीं है, लड़कियां अधिक बुद्धिमान, इसके कोई फैक्टर नहीं है। यानी यहाँ पर सही बात जो है आपको बताया गया कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लड़के लड़कियों में ऐसा नहीं होता है कि वो तेज होता नहीं होता, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपको, चलिए देखते हैं। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बच्चे ने आपसे प्रश्न कर दिया और आप तत्काल उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बांट देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा उस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो क्या इसका होना चाहिए, अगर आप शिक्षक जरूर बता सकते हैं। तो देखिए चुप, बच्चों को चुप तो कभी नहीं करवाना चाहिए, शिवानी को ध्यान नहीं बांटना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ये भी बात आपको नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये जरूर होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। यानी बदलना चाहिए कि मैं बाद में इस प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, आपको समझ करके उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए। अगला है बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल, जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो आप कमेंट करते चलिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, आप सभी जरूर सही कर रहे होंगे। तो बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए कब, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर है उसी समय जिस समय विद्यार्थी ने जिज्ञासा जाहिर किया है। नहीं तो आप उस समय नहीं करेंगे तो फिर बच्चों की जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी। अगला है पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड है, क्या है आपको बताना है। सकारात्मक प्रेरक है, स्वाभाविक प्रेरक है, कृत्रिम प्रेरक है या अर्जित प्रेरक है, क्या है आपका पुरस्कार एवं दंड। तो देखिए यहाँ पर पुरस्कार एवं दंड जो है आपको स्वाभाविक प्रेरक है। क्या है आपका, स्वाभाविक प्रेरक है, क्योंकि बालक जन्मजात रूप से इन्हीं प्रेरकों के द्वारा व्यवहारों की प्रतिपुष्टि करता है। चलिए अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान जो हम लोग पढ़ेंगे उसके आधार पर इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कभी नहीं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और कुछ अलग करके दिखाता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी नहीं है। यानी सही आंसर होगा कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। अगला है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यानी अनपढ़ माता पिता के बच्चे हैं और उन्हें अंग्रेजी सिखाना है, तो आप कैसे उसको बहुत ही अच्छी तरह से सिखा सकते हैं ये बताना है आपको। तो आप अंग्रेजी में बातचीत करेंगे तो एकदम नहीं जान पाएगा, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बात करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर करना पड़ेगा
सी भी नहीं है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, रोकना भी नहीं है। यानी डी नंबर बिल्कुल सही है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी में सिखाने का प्रयास करेंगे। पहले हिंदी से उसको धीरे धीरे अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। ये आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। डाल्टन शिक्षण विधि जो है उसका विकास किसने किया था आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रोबेल और WH किलपैट्रिक, मिस हेलन पार्कहर्स्ट या डाल्टन। यानी डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया। तो देखिए डाल्टन शिक्षण प्रणाली का जन्मदात्री जो है मिस हेलेन पार्कहर्स्ट है। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट फर्स्ट है, यानी जिसका आंसर आपका सी में है, तो ये सी आंसर होगा। चलिए अगला है आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है। आधुनिक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक सिखाने के लिए अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आधुनिक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में काम करते हैं। ये सही आंसर ए है आपका। चलिए अगला है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंदिता की भावना को या तटस्थता की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किसका बढ़ावा देता है, तो इसका क्या आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक अच्छा अध्यापक जो होता है क्या होता है, तो ये सहयोग की भावना को प्रबुद्ध करता है जिससे कि बालक प्रजातांत्रिक मनुष्यों का विकास करता है। यानी एक अच्छा अध्यापक सहयोग की भावना को विकसित करता है। अगला प्रश्न है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या उपयुक्त सभी। क्या होना चाहिए, तो देखिए शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो है स्नेह भी होना चाहिए, विश्वास भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। क्या सर्वोत्तम मार्ग है जब नैतिकता स्थापित करना। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना चाहिए, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना चाहिए, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना चाहिए। क्या इसका आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है बच्चों को नैतिकता के लिए यहाँ पर शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना जो है यही जो है उनके मन में बैठता है, बच्चा के मन में।